नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। योगी सरकार की इंस्पायर योजना के अंतर्गत इस बार उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़े अवसर दिए जा रहे हैं। योजना के तहत 2.8 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किए हैं। यह योजना युवाओं को तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उन्हें रोजगार के नए विकल्प मिलेंगे। सरकार ने इसे स्थानीय उद्योग और स्टार्टअप समर्थन के लिए भी एक बड़ा मंच बताया है। दिवाली से पहले प्रदेश के हर जिले में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खादी वस्त्र और उत्पादों पर 25% तक की छूट दी जा रही है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की गई है। मेलों में खाद्य, हस्तशिल्प और कपड़ा व्यवसाय के उत्पाद प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस दिवाली विशेष राहत पैकेज के तहत आर्थिक सहायता और गैस कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। सरकार के अनुसार इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा और घरेलू ऊर्जा की समस्याएं कम होंगी। योजना का लक्ष्य साफ और स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा देना है। संभल मस्जिद विवाद में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने बुलडोजर से की जाने वाली तत्काल कार्रवाई को फिलहाल अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामला कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही सुलझाना होगा। इस फैसले से इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक दल इसे लेकर तीखा समीकरण बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बरेली और गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं को गृह निगरानी में रखा गया है। इसे चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक तनाव के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक दलों के बीच चल रहे विवाद ने प्रदेश के चुनावी माहौल को गरमाया दिया है। योगी सरकार ने फर्जी दवाओं के खिलाफ खास अभियान चलाया है। कई फर्जी मेडिकल कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए अहम है। आगे भी इस दिशा में कड़ी निगरानी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना में उत्तर प्रदेश के 12 जिले देश के टॉप पर है। योजना के अंतर्गत किसानों को सीधे आर्थिक मदद के साथ साथ खेतों में नई तकनीकें भी दी जा रही है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और वे तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती की तैयारियां पूरे प्रदेश में जोरों पर है। सहारनपुर सहित कई जिलों में 3 दिन का अवकाश रहेगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और साफ सफाई अभियान भी चलाया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटर कर रहे हैं। अक्टूबर से व्यापारी वर्ग के लिए नए आईटीसी और क्रेडिट नोट नियम लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य कारोबार में पारदर्शिता और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। व्यापारी अब अपने सभी व्यापारिक गतिविधियों का रिकॉर्ड बेहतर तरीके से रखेंगे, जिससे राजस्व संग्रहण बेहतर होगा। बरेली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से नया यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है। कॉलेज में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की आधुनिक विधाओं को पढ़ाया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। भारतकुंड क्षेत्र में जहरीले पानी के कारण मछलियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी असंतोष है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जल स्रोतों की सफाई का काम तेजी से प्रारंभ किया जा रहा है। गोरखनाथ में 127 रुपये 87 पैसे करोड़ की रेलवे पुलिया परियोजना शुरू हो चुकी है। यह परियोजना क्षेत्र के यातायात और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे माल और यात्री दोनों के आवागम में सुविधा बढ़ेगी। बरेली में मंत्री ध्यानचंद राठौर ने सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा को जनता को गुमराह करने वाला और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है। मंत्री का यह बयान आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द शुरू होगी। इस ट्रेन की वजह से सफर का समय घटकर लगभग 12 घंटे रह जाएगा। यह सुविधा यात्रियों के लिए आरामदायक और समय की बचत करेगी, जिससे दोनों शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा। एलडीए ने अटल नगर और पटेल योजना के तहत नई आवासीय परियोजनाओं को लॉन्च किया है। ये परियोजनाएं मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है।
इन परियोजनाओं से आवास संकट कम करने में मदद मिलेगी और शहर का विकास भी होगा। हेडलाइन: फरीदाबाद के नवाबगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 की मौत, 5 घायल। विस्तार: आज दोपहर लगभग 1 बजे नवाबगंज इलाके में कोचिंग सेंटर के तहखाने में अचानक विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग भाग खड़े हुए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तहखाने में जमा मीथेन गैस किसी शॉर्ट सर्किट से भड़क गई। फॉरेंसिक टीम और विस्फोट विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी है। क्लोजिंग लाइन: यह हादसा सुरक्षा और इमारतों की निगरानी की गंभीर आवश्यकता को उजागर करता है। हेडलाइन: 95 MoU पर हस्ताक्षर, टेक्सटाइल उद्योग में निवेश और 1 लाख रोजगार के अवसर। विस्तार: यूपी सरकार ने लखनऊ में आयोजित समारोह में 95 MoU पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं से अनुमानित 1 लाख नौकरियों का सृजन होगा। परियोजनाएं लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क के अंतर्गत संचालित होंगी। निवेश का अनुमान लगभग 10,000 रुपये करोड़ है। सरकार की हिस्सेदारी 51%, केंद्र की हिस्सेदारी 49% रखी गई। यह पहल टेक्सटाइल उत्पादन बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद करेगी। क्लोजिंग लाइन: रोजगार और विकास दोनों हाथों में। हेडलाइन: यूपी सरकार की पहल, स्वदेशी उत्पादकों और कारीगरों को मिलेगा बढ़ावा। विस्तार: हर जिले में दिवाली से पहले 9-10 दिन तक स्वदेशी मेले आयोजित होंगे। मेलों में स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायियों के उत्पाद प्रदर्शित होंगे। लखनऊ, वाराणसी और आगरा में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, जहां साल भर स्थानीय उत्पादों का व्यापार होगा। क्लोजिंग लाइन: आर्थिक आत्मनिर्भरता और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रतीक। हेडलाइन: प्रयागराज का एसआरएन अस्पताल अब किडनी प्रत्यारोपण करेगा, पूर्वी यूपी में राहत। विस्तार: स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिल गई। यह यूपी का 5वां ऐसा अस्पताल बन गया है। 150 रोगियों ने आवेदन किया, जिनमें से 20 चयनित है, जिनके लिए डोनर उपलब्ध है। सुविधा अब तक केवल लखनऊ और वाराणसी में थी। क्लोजिंग लाइन: स्वास्थ्य सेवा में इस विस्तार से पूर्वी यूपी के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हेडलाइन: एक्सप्रेसवे पूरा होने पर यात्रा और व्यापार में क्रांति। विस्तार: यूपी एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे नवंबर 2025 तक पूरा होगा। इससे मेरठ से प्रयागराज का सफर केवल 6 घंटे में होगा। परियोजना से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्लोजिंग लाइन: प्रदेश की सड़क परिवहन व्यवस्था में क्रांति की उम्मीद। हेडलाइन: छोटे मूल्य की फर्जी मुद्रा के मामले में यूपी ने सबसे अधिक कार्रवाई की। विस्तार: एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी ने 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के नकली नोटों की सबसे अधिक जब्ती की। उदाहरण के लिए 200 रुपये के 6,558 और 50 रुपये के 12,068 नकली नोट यूपी में मिले। क्लोजिंग लाइन: यूपी पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई। हेडलाइन: महिलाएं अब रात में 112 डायल कर सुरक्षित घर पहुंच सकती है। विस्तार: मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ पुलिस ने नाइट एस्कॉर्ट सेवा शुरू की। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाएं 112 डायल कर सकती है। 133 पीआरवी तैनात किए गए हैं। अब तक 46 महिलाओं ने सुविधा का लाभ लिया। क्लोजिंग लाइन: महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम। हेडलाइन: अरविंद कपूर मुख्य कोच, मोहम्मद आमिर डिप्टी कोच। विस्तार: यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने नियुक्तियां की है। टीम रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तैयार होगी। नए कोच खिलाड़ियों को नई रणनीतियां देंगे। क्लोजिंग लाइन: टीम में नई ऊर्जा और तैयारी का जोश आएगा। हेडलाइन: रामनाथ कोविंद ने आगरा में शिवाजी नाटक का शुभारंभ किया। विस्तार: नाटक के उद्घाटन में सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने की योजनाओं की घोषणा की गई। डिजिटल म्यूजियम और पर्यटन परियोजनाएं भी शामिल है। क्लोजिंग लाइन:
यूपी की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने का प्रयास। हेडलाइन: यूपी में रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में 34,000 रुपये करोड़ निवेश। विस्तार: निवेश से रोजगार, तकनीकी विकास और औद्योगिक प्रगति होगी। यह कदम प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में है। क्लोजिंग लाइन: यूपी को भविष्य की तकनीकी राजधानी बनाने में मदद मिलेगी। हेडलाइन: मजबूत नगर निकाय यूपी के विकास में अहम। विस्तार: नगर निकायों को अधिक अधिकार और संसाधन मिलने से प्रदेश का विकास तेज होगा। पालिकाओं की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। क्लोजिंग लाइन: स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना विकास के लिए जरूरी। हेडलाइन: तेज बारिश से मथुरा के गोच गांव में मकान गिरा, 75 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु। विस्तार: मकान की कमजोर नींव बारिश के कारण ढह गई। 4 लोग घायल हुए। प्रशासन ने राहत और पुनर्वास का आश्वासन दिया। क्लोजिंग लाइन: प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का महत्व फिर याद दिलाया गया। हेडलाइन: रायबरेली, युवक को चोरी समझकर पीट कर हत्या। विस्तार: रात के समय ऊंचाहार क्षेत्र में युवक को गलतफहमी में भीड़ ने पीटा। पुलिस सीसीटीवी और साक्ष्यों से दोषियों की पहचान कर रही है। क्लोजिंग लाइन: यह घटना कानून और सामाजिक चेतना की चुनौती है। हेडलाइन: आई लव मोहम्मद, पोस्टर विवाद के बाद कार्रवाई। विस्तार: अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, संबंधित लोगों को रोका गया। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। क्लोजिंग लाइन: राजनीतिक विवाद और प्रशासनिक कार्रवाई का संगम। हेडलाइन: एनएच पर टकराव, 4 लोगों की मौत। विस्तार: कंटेनर ने बांस लदी वाहन से टक्कर मारी। 4 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल। रास्ता जाम, पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू की। क्लोजिंग लाइन: सड़क सुरक्षा और तेजी की खतरनाक भूमिका को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और कुशीनगर में पिछले 48 घंटे में मूसलधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। चंदौली जिले में चकिया से मुगलसराय मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे यातायात ठप हो गया। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और कई इलाकों में पानी भर जाने के कारण राहत केंद्रों में शिफ्ट किए गए हैं। कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। एनडीआरएफ और स्थानीय आपदा प्रबंधन टीम प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री, भोजन और पानी पहुंचा रहे हैं। किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। धान और गन्ना जैसी फसलें जलमग्न हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और आर्थिक संकट गहरा गया है। सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48-72 घंटे में पूर्वी जिलों में और भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे गैरजरूरी यात्रा न करें, अपने बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई लोग अपने घरों की रक्षा के लिए सतर्क हैं और पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह बारिश न केवल जनजीवन बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। बाजार बंद है, परिवहन बाधित है और राहत कार्य में प्रशासन और स्वयंसेवक दिनरात जुटे हुए हैं। मैनपुरी में गर्भवती महिला की दहेज हत्या। मैनपुरी जिले के गोपालपुर गांव में 21 वर्षीय रजनी कुमारी, जो गर्भवती थीं, को उनके पति और ससुराल वालों ने पीट कर मार डाला। मृतका के परिवार का कहना है कि पति ने 5 लाख रुपए के अतिरिक्त दहेज की मांग की थी। जब परिवार ने पैसे देने से इनकार किया, तो यह दर्दनाक घटना घटी। पुलिस ने आरोपी पति और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दहेज हत्या और घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रशासन ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
स्थानीय समाज ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और महिलाओं की सुरक्षा तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकार और पुलिस ने कहा कि दहेज हत्या के मामलों की निगरानी और कार्रवाई को और मजबूत किया जाएगा। इस घटना ने पूरे जिले में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल कैसे बनाया जा सकता है। 3 बरेली में हिंसा पर यूपी मंत्री का कड़ा रुख। बरेली जिले में हुई हिंसा ने इलाके को भय और अव्यवस्था में डाल दिया। कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की, जिसके कारण कई लोग घायल हुए और दुकानों को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पत्थरबाजों से सख्ती से निपटा जाएगा, न कि फूलों से। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता और पुलिस की सक्रियता जरूरी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अपील की कि सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। इस घटना ने यह दिखाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और युवाओं में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना बेहद जरूरी है। स्कूल और सामाजिक संगठन भी युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। 4 आजमगढ़ के दुर्वासा आश्रम के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत आजमगढ़ के प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि आश्रम के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत आश्रम के आसपास की सड़कें, सुविधाएं और पर्यटक केंद्र विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय धरोहर को संरक्षित करना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि इलाके की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार ने आश्रम के संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई है, जिसमें पर्यटकों के लिए सुविधाएं, पार्किंग, शौचालय और सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। धार्मिक पर्यटन से जुड़े इस प्रयास को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। 5-7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में अवकाश घोषित किया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय इस दिन बंद रहेंगे। राज्य भर में इस दिन को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय समुदाय ने भजन सम्मेलन, पूजा पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की योजना बनाई है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हों। स्थानीय लोग इस दिन को परिवार और समाज के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों से लोगों में धार्मिक और सामाजिक चेतना बढ़ती है।